तो स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो 5 रीड करना। ओके। विदुला इम्पैक्स लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाइंग स्पोर्ट्स गुड्स। तो किसका काम है उसका? स्पोर्ट्स गुड्स का काम है। द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो उसने रजिस्ट्रेशन ऑप्ट नहीं करी। राइट। उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर था अंडर जीएसटी उसने इंक्वायरी बिठाई और फाइंड किया कि कंपनी लायबल थी रजिस्ट्रेशन के लिए, और कंपनी को टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दे दी 15 जून 23। अब आफ्टर बीइंग ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी ने क्या किया? फॉलोइंग सर्विसेज ली अपने बिजनेस के लिए। मोटर व्हीकल रेंट पे लिए किससे? ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड। और जीएसटी कितना चार्ज किया जा रहा था? 12%। राइट। उसके बाद अपॉइंटेड मिस्टर राजेश एज टेक्निकल डायरेक्टर फॉर एडवाइजरी रोल इन बिजनेस एंड द पेमेंट was made on the contract entered. However, he was not covered under any employment contract with the company. तो ये क्या सैलरी है कि नॉन सैलरी है वो देखेंगे, सप्लाई है कि नॉन सप्लाई है। फिर उसके बाद कंपनी ने इनवॉइस किया कस्टमर को और गलती से हायर वैल्यू चार्ज कर दी। 34,000 से हायर वैल्यू चार्ज कर दी। सच इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 28 फेब। ठीक है। फर्दर इन द मंथ ऑफ फेब 24 कंपनी ने ई वे बिल जनरेट किया था इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए। हाउएवर इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल बायर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर बिफोर इट वाज डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री फॉर डिलीवरी। तो आपको बताना ई वे बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। अब इन द मंथ ऑफ मार्च 24 कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस इंकर कर रही थी, तो उन्होंने जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया ऑन 15 मार्च 24। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन 30 मार्च को था, और जो 30 मार्च को ऑर्डर था वो ये था कि 15 मार्च से कैंसिलेशन है। तो हमको एमसीक्यू आंसर करने हैं। तो काफी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं? एमसीक्यू पढ़ते हैं, फिर जो भी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ उसको देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले तो देखो, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं ली थी, तो उसको क्या ग्रांट किया था? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट की गई थी। तो कंपनी नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब टेम्परेरी है, ऑफिसर ने खुद रजिस्ट्रेशन दी है, तो टेम्परेरी है, तो कंपनी को खुद कितने डेज के विद इन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कितने डेज के विद इन रजिस्ट्रेशन लेनी है? इफ नो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इज टू बी ग्रांटेड फॉर सच टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, उसको कितने डेज के विद इन खुद रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है। तो ये ना आपका शायद अगर आप देखोगे आपका मॉड्यूल जो 2 है ना, उसमें सेक्शन 25 याद है आपको? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट निकाल लो और इसमें सेक्शन 25 पे आ जाओ। ये आपका है, पेज नंबर है मॉड्यूल 2 का 5.4 है। नहीं, रुको, 5.5 या 5.6 है। तो यहाँ पे देखोगे एक होता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन 25(8) बाय प्रॉपर ऑफिसर इफ ड्यूरिंग एनी जीएसटी रिलेटेड प्रोसीजर लाइक सर्वे इंक्वायरी इंस्पेक्शन इट इज फाउंड दैट समवन हु शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैजंट अप्लाइड फॉर इट। तो ऑफिसर खुद रजिस्टर कर सकता है, और ऑफिसर क्या ग्रांट करेगा? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बट इसके ना आगे एक लाइन लिख लो, यहाँ पे नहीं कवर्ड है ये, तो ये मैं कवर करा रहा हूँ कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो पर्सन है उसको खुद अपने आप रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए 90 डेज के विद इन करना है। आप पेज नंबर 5.6 पे 25(8) में ऐड करो एक यहाँ पे नोट कि कितने डेज के विद इन उसको खुद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है? विद इन 90 डेज, जब उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई। तो ये आपको लर्न करना है, ये इस नोट में कवर नहीं है मेरे मॉड्यूल में। तो लिख लिया सबने? तो थम्स अप करो। पेज नंबर 5.5 निकाल लो और यहाँ पे आपको कवर करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, 90 डेज। ठीक है। तो सबने कर लिया नोट?
थम्स अप करो। सबने अपने दोनों मॉड्यूल्स और नोटबुक साथ रखनी है जो भी हमने नोटिंग्स करी थी। चलो सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट सर्विसेज आर लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज आपको सारी ध्यान देनी है। तो सबसे पहले बताओ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फ्रॉम ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या ये आरसीएम में है? यस और नो। और एक है डायरेक्टर, जो डायरेक्टर किया वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो इन दो में से कौन सी आरसीएम में कवर्ड है? राइट, तो ये बताना है। तो आप बताओ, ए है आंसर सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, बी सिर्फ डायरेक्टरशिप सर्विसेज है, दोनों ए और बी आरसीएम में कवर है, या डी ना ही ए ना ही B? तो मुझे बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। या फिर एक चीज करते हैं, मैं ना व्हाट्सएप पे पोल बना देता हूँ और उस पोल को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है? तो करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं और आप सारे उस पर आंसर करो। तो मैंने पोल बना दिया है, तो सारे व्हाट्सएप खोल के आंसर करो ग्रुप पे, अगर आप फोन पे नहीं देख रहे हो। नहीं तो इधर कर दो आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओके, एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, मन्नत का बी। बाकी सब कहाँ है? बताओ। सूर्याश ने ए आंसर किया। बाकी सब बताओ। लखविंदर ने भी आंसर किया है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। बाकी आंसर नहीं देना बाकी स्टूडेंट्स ने, कि याद नहीं है? बताओ। ओके, मोस्टली ए और बी आंसर आ रहा है, बी अब आ रहा है। राइट। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा डायरेक्टरशिप। पहले तो बताओ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रेट कितना है? रेट है 12%, तभी मैंने सर्कल किया था। अगर आप आरसीएम निकाल लोगे, अगर रिवर्स चार्ज करना है, मैं दिखाई देता हूँ, आरसीएम का मास्टर चार्ट निकालो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। हैंग हो गया। देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर होना चाहिए, और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और कैन ऑप्ट फॉरवर्ड चार्ज, तो 12% फॉरवर्ड चार्ज में रेट है। तो जब 12% रेट चार्ज किया जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में है। और डायरेक्टरशिप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एम्प्लॉय नहीं है। तो दैट मीन इसका टीडीएस 194 जे में कट रहा है, तो ये आरसीएम में कवर्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। राइट। तो आई होप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थर्ड एमसीक्यू, which document is required to be issued by the company in respect of the invoice issued on 28 Feb? 28 Feb को क्या हुआ था? हमने गलती से अपना इनवॉइस 34,000 से ज्यादा वैल्यू का कर दिया था। राइट। तो अब बताओ, इसको कम करने के लिए सप्लायर कौन सा इशू करेगा डॉक्यूमेंट? विल ही इशू डेबिट नोट ए, क्रेडिट नोट बी, सी बिल ऑफ सप्लाई, या डी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस? तो आप अपना आंसर चेंज करो और करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्रेडिट नोट होगा, क्रेडिट नोट। जब भी आप अपनी सप्लाई की वैल्यू को कम करते हो, सबका ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबका ही ठीक है।
तो क्रेडिट नोट इशू होता है, वो आपका सप्लाई की वैल्यू को कम करता है। डेबिट नोट क्या करता है? डेबिट नोट बढ़ाता है। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई होता है अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाईज कर रहे हो या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? जब आपने कोई डिटेल गलत डाल दी, इंटर की जगह इंट्रा हो गया, राइट, या फिर आपका इनवॉइस का नंबर गलत हो गया, तब रिवाइज टैक्स इनवॉइस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर कंपनी अपनी फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करेगा? फाइनल रिटर्न है, फाइनल रिटर्न। अब उसने अपना नंबर कब कैंसिल किया? 15 मार्च को अप्लाई किया, राइट, एंड उसके बाद आपको कैंसलेशन जो ऑर्डर आया 30 मार्च को आया। 30 मार्च को आया, जिसमें ऑर्डर में प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि कैंसिल कब से हो रहा है? 15 मार्च को। तो बताओ आपको कब फाइनल रिटर्न कब तक फाइल कर देनी है, कब तक आपको टाइम दिया गया है? अब इसके लिए आपको मैं फिर से बता देता हूं, आपका ये आएगा रिटर्न चैप्टर में। रिटर्न चैप्टर में आपको पता है सेक्शन कौन सा है? 45 है। ये देखो, तो इसको देख के बताओ। पेज नंबर है आपका मॉड्यूल 2 का 7.6। फाइनल रिटर्न, तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। तो लेटर कौन सा है? जब ऑर्डर आया या जब उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ कैंसिल कब हो रहा है? कैंसिल वो पहले कर रहा है, 15 मार्च को कर रहा है, तो लेटर डेट कौन सी है? और उसके 3 मंथ ऐड करके बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ABCD। 30 अप्रैल, 30 अगस्त, 15 जून, 30 जून। तो पोल में बताओ करेक्ट आंसर क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ सब, करेक्ट आंसर क्या है? फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करनी है? देखो आपका 15 मार्च को हमने कैंसलेशन अप्लाई किया, प्रॉपर ऑफिसर ने 30 मार्च को ऑर्डर दे दिया कि हाँ तेरा नंबर कैंसिल कब से है? 15 मार्च से कैंसल्ड है, राइट। तो उसने 30 मार्च को अपने ऑर्डर में दे दिया कि तेरा 15 मार्च से कैंसिल है। अब आपका कैंसिलेशन हो गया, अब आपको नंबर आपका कैंसिल हो गया, बस एक रिटर्न फाइल करनी है, दैट इज फाइनल रिटर्न। तो आपका क्या है? आपका है डेट ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। 15 मार्च लेट है कि 30 मार्च लेट है? बताओ लेटर डेट कौन सी है, 15 मार्च की 30 मार्च? 30 मार्च है ना, तो 30 मार्च में +3 मंथ्स ऐड करो। क्या कर रहे हो, सब सी आंसर कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल, मई, जून। 30 जून इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखो, ये तुम्हें एकदम ऐसे लर्न नहीं होगा, ये बार बार करोगे तब होगा, बहुत चीजें तुम्हें रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो करवाया हुआ है मैंने, बट इसका ध्यान रखना। फाइनल रिटर्न कब है? 3 मंथ्स का टाइम है। दो डेट्स देखनी है, एक तो जब उसने कैंसलेशन अप्लाई किया हमने, नहीं जब कैंसिल हुआ, या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। अब एग्जांपल देता हूं, हमने कैंसिलेशन अप्लाई किया लेट से 15 मार्च, ठीक है, अप्लाई किया, ऑर्डर आया, ऑफिसर ने, जो भी हमारा ऑफिसर है, उसने चेक किया कि हाँ इसका नंबर कैंसिल करना, ऑर्डर उसने 30 मार्च को दिया। लेकिन कहा ऑर्डर में कि मैं जो कैंसिल कर रहा हूं ना, वो मैं 5 अप्रैल से कर रहा हूं। ऑर्डर में उसने कहा कि नहीं तेरा 15 मार्च नहीं है, तो 5 अप्रैल के बाद तेरा नंबर कैंसिल होगा, 5 अप्रैल को कैंसिल होगा। तो तुम्हें कौन सी दो डेट देखनी है? तुम्हें ऑर्डर की डेट देखनी है और जब नंबर कैंसिल हुआ, फिर इन दोनों में से लेटेड डेट कौन सी होगी? 5 अप्रैल होगी। तब इसमें तुम्हें +3 मंथ्स ऐड करने हैं। तो ध्यान रखना लैंग्वेज क्या कह रहा है, राइट। फिर उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई वे बिल जनरेटेड फॉर गुड्स इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी फॉर विच ऑर्डर वॉज कैंसल्ड? वंस जनरेटेड, ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। ई वे बिल 24 घंटे में कैंसिल हो सकता है, 48 आवर्स में कैंसिल हो सकता है, या 72 आवर्स में कैंसिल हो सकता है। तो मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है? हमने देखो यहाँ पे इन्होंने बताया था ना,
कि ई वे बिल जनरेट किया था इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए, लेकिन ई वे बिल जनरेट करने के इमिजिएटली बाद बायर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और डिस्पैच नहीं हुआ है। तो डिस्पैच अगर नहीं हुआ है तो कितने आवर्स के विद इन कैंसिल कर सकते हैं? ऑप्शन लिखो करेक्ट क्या है। 24, 48 या 72, या कैंसिल ही नहीं हो सकता। तो तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ ई वे बिल। देखो अगर तो डिस्पैच हो जाता तब नहीं कैंसिल हो सकता था, बट डिस्पैच होने से पहले आपको कितना टाइम दिया जाता है? हाँ 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 हाँ। मेंशन होगा कहीं ना कहीं तो। हाँ ये रहा। ईवी बिल में भी कैंसिल इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 24 आवर्स, दिख रहा है सबको? इफ आफ्टर जनरेशन ऑफ ई वे बिल, या तो गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स इन ई वे बिल। तो अगर तो गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए या एज पर डिटेल्स जो ई वे बिल में वो वाले गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, तो 24 घंटे के विद इन कैंसिल हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें आपकी? बी। बी था ना? 24 आवर्स। तो आई होप सबको ये वाला केस सिनेरियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी से। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है थम्स डाउन कर दो। राइट, नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं। आई गेस 3 4 केस सिनेरियोज करेंगे तो हम ऐसे ऐसे करके सारे केस सिनेरियोज कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट केस सिनेरियो 6। मेसर्स डिलाइट ब्रदर्स एक पार्टनरशिप फर्म है, इंपॉर्टेंट है। इज एंगेज इन रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग में। थ्रेशोल्ड लिमिट तुम्हें पता ही है कितनी है। सेक्शन 10(1) में सीजीएसटी एक्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर इन द स्टेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 12 लाख। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग 12 लाख के टर्नओवर पे वो ये कह रहा है आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल के दो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पहले तो बताओ, इसमें वैसे सी और एस सी दिया हुआ है, इसमें हमेशा आपकी कॉम्पोजिशन के केस में आप सिर्फ इंट्रा स्टेट कर सकते हो, तो सी और एस सी आएगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ जीएसटी, और उसको 12 लाख से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। तो 6,000 ईच, 12,000 ईच, 30,000 ईच, या 60,000 ईच? तो करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या है आपका। उसी आप पोल को चेंज करो, अपना आंसर क्या है करेक्ट ऑप्शन? 6, 12, 30, 60, व्हाट इज द रेट? क्या 1% है, 5% है, 6% है, क्या है रेट रेस्टोरेंट केटरिंग में? तो सब आंसर करो। बी और सी आंसर आ रहा है, 12,000 और 30,000, दो आंसर्स आ रहे हैं। तो आंसर चेंज करते रहना अपना। ओके, तो रेट है 5%, करेक्ट है रेट तो। 12 लाख पे अगर 5% करते हैं तो कितना आएगा? 12 लाख का 5% आएगा 2.5% ईच है ना, 2.5% करना अपने को। तो 12 लाख का 2.5% कितना हुआ? 30,000 हुआ। 30,000, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। राइट। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। उसको नए ऑर्डर्स मिले इन द मंथ ऑफ मई टू रन अ मेस फैसिलिटी फॉर सप्लाइंग फूड एट विश्वास पब्लिक स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड यूजीसी, मेरे को फुल फॉर्म भी नहीं पता, बट हाँ ठीक है अप्रूव्ड है। फ्रंटलाइन हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, इसके रिगार्डिंग देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। हाँ तो बताओ, आउट ऑफ द न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय द फर्म इन में विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम। आपको तीन दिए हैं, विश्वास को एग्जाम्प्ट है, आईआईटी या नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और फ्रंटलाइन हॉस्पिटल, किन किन को एग्जाम्प्ट है? 1 एंड 3 तो ए ऑप्शन, 2 एंड 3 तो बी ऑप्शन, ओनली वन सी ऑप्शन, 1 एंड 2 तो डी ऑप्शन। तो करेक्ट बताओ आपका क्या है, किस किस को अगर हम
केटरिंग सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। स्कूल को, एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट को, या हॉस्पिटल को, या इनमें से दो। तो ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन बताओ आपका क्या है। मैं आपको हेल्प के लिए आपको मैं वो दे देता हूँ जो एग्जाम्पशंस का चार्ट है। ये आपका है, एजुकेशन सेक्टर में आएगा ना एक तो। ओके, तो केटरिंग कब है एग्जाम्प्ट? ओनली इफ गिवन टू स्कूल। तो जो इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं वो टैक्सेबल है। ठीक है, पहला तो ये। और उसके बाद अगर मैं मेडिकल में जाऊं, हेल्थ केयर में, यहाँ पे कहीं हमने देखा है कि हाँ कि अगर कोई केटरिंग सर्विसेज दे रहा है हॉस्पिटल को तो वो कहीं एग्जाम्प्ट है। हाँ, हॉस्पिटल आके दे रहा हो पेशेंट्स को, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर केटरर हॉस्पिटल को दे रहा है वो कहीं भी एग्जाम्प्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और अगर आपने यहाँ पे लिखना है ना अपने हेल्थ केयर वाले चार्ट में, तो नीचे लिख भी लेना एक्स्ट्रा नोट कि अगर केटरर या रेस्टोरेंट अगर केटरिंग सर्विसेज दे रहा है हॉस्पिटल को, तो दैट इज टैक्सेबल, दैट इज नॉट एग्जाम्प्ट। वो मैंने कहीं नहीं लिखवाया हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ओनली वन, तो सी होगा, सिर्फ स्कूल को एग्जाम्प्ट है। राइट, चलो आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज टू कोरल लिमिटेड कंपनी। उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कंपनी को हम केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइड हुई थी 3 जुलाई को, बट इनवॉइस वाज नॉट इश्यूड बाय द फर्म टू द कंपनी टिल एंड ऑफ अगस्त। तो मतलब 3 जुलाई को करी, पूरे जुलाई मंथ भी इनवॉइस इशू नहीं किया, अगस्त मंथ भी नहीं इनवॉइस किया। पेमेंट was received on 25th July, for which bank account was credited on 28th July. द टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट फॉर करंट फाइनेंशियल इज 48 लाख। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? सर्विसेज है, गुड्स है? सर्विसेज है। तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में क्या होता है? क्या पेमेंट डेट भी देखनी होती है? यस, पेमेंट डेट और 30 डेज आपके इनवॉइस डेट। 30 डेज अगर आपका मतलब सर्विसेज दी गई उसके 30 डेज के विद इन इनवॉइस आपको इशू कर देना है। तो क्या 30 डेज के विद इन इनवॉइस इशू हुआ है? नहीं हुआ है। 3 जुलाई को सर्विसेज दी हमने और अगस्त के एंड तक नहीं हुआ। तो जब इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो व्हाट इज द इनवॉइस डेट? तो इनवॉइस डेट 3 जुलाई मानी जाएगी। तो 3 जुलाई और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें आपको बताओ 3 जुलाई होगा। और आपका पेमेंट डेट क्या है? जब आपके पेमेंट रिसीव हो या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो 25 जुलाई, 3 जुलाई और 25 जुलाई में कौन सा अर्लियर है? 3 जुलाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? सबने आंसर किया है इसका? ए होगा। बताओ क्लियर हो रहा है? यहाँ तक थम्स अप करो। थर्ड एमसीक्यू सबको क्लियर है? टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉल हो पा रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following statement is most appropriate in respect of the financial next financial year? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। हमारी टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी है? 48 लाख है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अब डिलाइट ब्रदर्स क्या करना चाहता है? अपना रेस्टोरेंट बिजनेस को क्लोज करना चाहता है एंड रिपेयरिंग का काम करना चाहता है। हाउएवर द फर्म विशेस टू कंटिन्यू विद द कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम ही रखना चाहता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसी के रिपेयर का काम करेगा। तो और ये भी कह रहा है कि सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करेगा। एक्सक्यूज मी। तो इसके रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन स्कीम पे क्वेश्चन है। तो क्या वो 10(1) एंड 10(2) का बेनिफिट ले सकता है? अवेल कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता है। फिर थर्ड, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर 10(1) एंड 10(2), लेकिन 10(2)A जो सर्विसेज वाला होता है जिसमें जीएसटी रेट 3% प्लस 3% 6% वाला होता है, वो कर सकता है। या फिर ना ही 10(1) 10(2) एंड ना ही 10(2)A, कॉम्पिटिशन स्कीम बिल्कुल भी नहीं ले सकता।
तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। अपने पोल को चेंज करो। अब मेरे को नहीं पता लग पा रहा कि पिछला है तुम्हारा आंसर कि अब इसका है। तो इसको ठीक करो, मैं 1 मिनट वेट करूंगा। तो बताओ क्या वो नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम जो आपकी होती है जिसमें आपका रेट 1% होता है या 5% होता है अगर रेस्टोरेंट केटरिंग में हो, तो अब तो वो तो क्लोज ही कर दिया रेस्टोरेंट वाला काम। तो देखो 10 to A के लिए क्या एलिजिबल है। क्या उसकी 50 लाख से कम है टर्नओवर पिछले साल में? यस, 50 लाख से कम है, 48 लाख थी। राइट, और ओनली इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करना चाहता है। तो उस केस में उसको एलिजिबल है 10 to A। तो 6% वो क्रॉस है, 3+C। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। राइट। और रेट क्या होगा? रेट आपको पता ही है। रेट मैंने अभी बता ही दिया, 1%, 5%, 6%, 12%। तो 6% होगा। तो 3+3 6% होगा। तो आई होप सबको क्लियर है के सिनेरियो। ये वाला पूरा क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी से। B17 को रिकॉल हो पा रहा है? B17 के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुमने अभी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा है। तो अगर तुम्हें मतलब सूट कर रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो, बट B16 के लिए तो कंपलसरी है। और आंसर भी सबने करना है। चलो नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं। केस सिनेरियो 7, ठीक है। सेफ बैंक लिमिटेड, अब एक बैंक के बारे में बात कर रहा है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर। बैंक गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इमीडिएटली जब इनकॉर्पोरेट हुआ एज अ बैंकिंग कंपनी। सेफ बैंक रिसीव्ड software support services free of cost from its head office located in United Kingdom for business purpose in April। सप्लाई याद है तुम्हें कि अपना importation of services from own establishment या रिलेटेड पर्सन, तो क्या उसमें आएगा? ये शेड्यूल 1 के पैरा 4 में वो देखने वाला होगा। फिर सेफ बैंक लिमिटेड प्रोवाइडेड वन हाई एंड लैपटॉप वर्थ 50,000 अपने नए एमडी को दिया एज अ गिफ्ट। ठीक है। इनिशियली बैंक ने ओपन किए 125 ब्रांच। पहले एक बार एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ? तो 4 स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो पहले आपको देखनी है करेक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद आपको आंसर करना है। अब रिसीप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज बाय बैंक फ्रॉम एचओ इज सप्लाई। तो क्या ये सप्लाई है या नहीं है? थम्स अप करो अगर सप्लाई है, थम्स डाउन करो अगर सप्लाई नहीं है। बिल्कुल सप्लाई है जी। पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7(1)(c)। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किससे हो रही है? किसी स्ट्रेंजर से हो रही है? नहीं, खुद के एस्टेब्लिशमेंट या रिलेटेड पर्सन से। तो हेड ऑफिस रिलेटेड है। तो ये सप्लाई है, हमने बहुत बार किया है। तो दिस इज बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सप्लाई है। ओके, इश्यू ऑफ लैपटॉप टू न्यू एमडी एज अ गिफ्ट इज सप्लाई। तो मुझे बताओ, क्या एमडी को एक लैपटॉप देना जिसकी वैल्यू कितनी है? 50,000, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? फ्री में दिया है। तो अगर सप्लाई है थम्स अप करो, अगर सप्लाई नहीं है थम्स डाउन करो। रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, बट चलो। सप्लाई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 50,000 तक आपको करते हो कोई भी गुड्स, 50,000 तक की वैल्यू का देते हो तो आपकी सप्लाई नहीं होती। हाँ, 50,000 से ऊपर होती तो पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाती? सप्लाई हो जाती। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। ये सप्लाई नहीं है, वो कह रहा है सप्लाई है, हम कह रहे हैं नहीं है। थर्ड, रिसीप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज बाय सेफ बैंक लिमिटेड फ्रॉम हेड ऑफिस इज नॉट अ सप्लाई। ये भी गलत है। इश्यू ऑफ लैपटॉप तो उनको ही मतलब कह रहा है, दोनों जो है ना, उसी को 2 बार लिख रहा है, एक बार सप्लाई कह रहा है, एक बार नहीं कह रहा। तो जो एमडी को लैपटॉप दिया जा रहा है वो तो नॉट अ सप्लाई है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। तो बहुत ध्यान से इंटरप्रेट करना। तो 1 और 4 बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी हुआ। तो आई होप सबको क्लियर हो रहा है।
राइट। नेक्स्ट आरसीएम के ऊपर क्वेश्चन है। तो आरसीएम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो उसने कितनी ब्रांचेस खोली थी? 125 ब्रांचेस। राइट। अब उसके बाद टू सिक्योर बिजनेस बैंक ने अपॉइंट किया क्विक लोन प्रोवाइडर्स एलएलपी, एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑन पैन इंडिया बेसिस। और बैंक ने किसकी सर्विसेज ली? रिकवरी एजेंट्स के लिए भी सर्विसेज ली फॉर वेरियस रिटेल एंड पर्सनल लोन्स ग्रांटेड बाय इट्स ब्रांचेस। फॉर दिस पर्पस बैंक ने अपॉइंट किया फास्ट रिकवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक रिकवरी एजेंट ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो इसके रिगार्डिंग हमें आरसीएम का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट। तो एक तो हमने क्या अपॉइंट किया है? एक तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो हमें हेल्प करेगा बिजनेस प्रोक्योर करने में, और दूसरा हमने किसको हायर किया है? हमने सर्विसेज इनवर्ड ली है रिकवरी एजेंट्स की। तो किसके लिए? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, फास्ट रिकवरी सॉल्यूशंस। राइट। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज अवेल्ड बाय सेफ बैंक लिमिटेड, बैंक शैल पे, आरसीएम किस पे लगेगा? क्या क्विक लोन जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है उस पे लगेगा सिर्फ, या बी पे लगेगा, या दोनों ए और बी पे लगेगा, या किसी पे नहीं लगेगा? तो आप पोल पे करेक्ट आंसर लिख के भेजो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको हेल्प भी चाहिए तो मैं आपको आरसीएम का चार्ट भी सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। तो एक है आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कहाँ पे है? 11th। तो सप्लायर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे क्या एक एलएलपी है? तो जब सप्लायर एलएलपी होगी है तो आरसीएम में कवर नहीं होगा। क्विक लोन प्रोवाइडर एलएलपी ही जीएसटी खुद जमा कराएगा फॉरवर्ड चार्ज में, बैंक को आरसीएम में जमा नहीं कराना है। राइट। उसके बाद रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट का देखते हैं। रिकवरी एजेंट में सप्लायर कोई भी रिकवरी एजेंट हो सकता है, लेकिन रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। ठीक है। तो देखो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट को कहते हैं यार पार्टनरशिप फर्म करे, प्रोप्राइटरशिप करे, एलएलपी करे, कंपनी करे। ये लोग चाहे कंपनी भी खोले ना, रिकवरी एजेंट गुंडा लोग, इन्होंने जीएसटी जमा नहीं कराना है। तो इनका हमेशा किस में जमा कराएगा? बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑलवेज अंडर आरसीएम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ बी। तो बताओ सबको क्लियर है? थम्स अप करो अगर क्लियर है। ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। हमें एग्जाम सप्लाई निकालनी है। उसने एक पूरा आपको टेबल दिया हुआ है कि कितना एग्जाम सप्लाई है और कितनी टैक्सेबल सप्लाई है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको इस टेबल के बेसिस पे बताना है। राइट। तो एक एक करके देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन, एग्जाम्ड या टैक्सेबल? तो ई या टी लिख के भेजो मैसेज पे, या कैसे करें इसको, या माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। बिल्कुल ठीक मन्नत। दो तीन स्टूडेंट्स अगर आंसर कर देंगे बस ठीक है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि बाकी सबको भी सेम ही आएगा। तो ये आपका एग्जाम्प्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल है। जब इतना ज्यादा इंटरेस्ट कस्टमर दे सकता है क्रेडिट कार्ड पे, तो फिर जीएसटी भी दे ही सकता है उस पे, तो ये टैक्सेबल है। राइट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट हेल्ड विद एसबीआई, मेरे को पता है तुम ठीक आंसर दोगे तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ एग्जाम। ठीक है। अब नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड। तो अच्छा, मैं ना इसको आपके लिए इजी कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको रिकॉल हो जाए ये हमने किया कहाँ हुआ है। तो आप अगर बैंकिंग में जाओगे एग्जाम्पशंस में, तो यहाँ पे मैंने सारा अलग से बताया हुआ था एग्जाम क्या टैक्सेबल क्या है। राइट। तो इसमें हमारा अभी क्या है पॉइंट? कमीशन उनको किस पे मिला है? कमीशन रिसीव्ड ऑन एलसी इशूड। अब कमीशन रिसीव्ड ऑन एलसी इशूड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एग्जाम टैक्सेबल है। थम्स अप करो एक बार, चार्ट देख के देखो इधर कहाँ पे है कमीशन रिसीव्ड ऑन एलसी।
कस्टमर्स फॉर बैंक गारंटी, तो ये टैक्सेबल है। इसका मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस टैक्सेबल है। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू बैंक ऑफ राजस्थान एंड ऑथराइज डीलर, इसका मैं देखता हूँ। इसका देखो यहाँ पे मैंने करवाया हुआ है। कहाँ पे है, हाँ ये देखो। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अमंग बैंक या अमंग ऑथराइज डीलर्स, ये एग्जाम्प्ट है। तो इसका तो एग्जाम्प्ट है। तो इन्होंने आंसर क्या दिया, एक बार मेरे को चेक करने दो। मेरे को एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट का देखना है। इंटरेस्ट लायबल टू जीएसटी, लायबल है। दिस इज टैक्सेबल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एकदम, मेरे को भी रिकॉल नहीं हुआ था। कमीशन रिसीव्ड ऑन एलसी इशूड इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे अगर चार्ट देखोगे तो कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग एलसी भी लिख दो अगर आपके पास नोट्स हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आपका इतना डिटेल में नहीं है ये चीज़। देखो क्या होता है, सपोज नीरव मोदी है, ठीक है। नीरव मोदी ने अगर कोई ज्वेलरी इंपोर्ट करानी है, राइट, तो इसका सप्लायर कहाँ पे है, सप्लायर इसका आउटसाइड इंडिया है। अब अगर नीरव मोदी को उधार पे माल लेना है, तो उधार पे माल लेना है मतलब उसको क्रेडिट पे लेना है, तो वो क्रेडिट सप्लायर तो नहीं देगा। तो नीरव मोदी क्या करेगा, नीरव मोदी लोन लेगा, ठीक है। तो लोन अब नीरव मोदी को क्या यूएसए का बैंक देगा कि इंडिया का बैंक देगा? ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का बैंक देगा, यूएसए का बैंक थोड़ा देगा। यूएसए का बैंक तो वैसे ही कभी इंडिया के बंदे को ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नीरव मोदी इंडिया के बैंक से लोन लेता है, तो देखो क्या होगा। पहले तो इंडिया का बैंक पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके, ठीक है, फिर लोन देगा। लोन देने के बाद फिर रुपीज में लोन आएगा। रुपीज में लोन आएगा, फिर रुपीज ये क्या करेगा, कन्वर्ट कराएगा डॉलर्स में। फिर डॉलर्स कहाँ भेजेगा, सप्लायर को। तो इसमें देखो कितना ज्यादा मुश्किल है काम, कि पहले आप लोन लो, पूरा प्रोसेस करो, फिर रुपीज आते हैं, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट कराओ। कन्वर्ट कराने का भी 2-3% लग जाता है चार्ज। तो फिर एक कंसेप्ट आया, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जो इंडियन बैंक है वो तो नीरव मोदी पे ट्रस्ट करता है, तो यूएसए बैंक नहीं करता। तो यूएसए बैंक नीरव मोदी के बिहाफ पे इस सप्लायर को पेमेंट कर देता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट किससे लेता है, इंडियन बैंक से, कि हाँ अगर नीरव मोदी लोन नहीं चुका पाया यूएसए बैंक को, तो इंडिया का जो बैंक है वो यूएसए बैंक को देगा, राइट। और इंडिया वाला जो बैंक है वो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो इसके बदले नीरव मोदी से क्या लेगा, सिक्योरिटी लेगा और कमीशन चार्ज करेगा, राइट। तो जो इंडियन बैंक यूएसए बैंक को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बताओ, लेटर ऑफ क्रेडिट पहले तो क्लियर हुआ, अगर क्लियर हो तो थम्स अप करो। अब तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ नीरव मोदी ने स्कैम क्या किया था। नीरव मोदी ने ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट करवाया था, ये पीएनबी बैंक से कराया था। पीएनबी बैंक जो कि मुंबई महाराष्ट्र में था, उसने पीएनबी के जो मुंबई ब्रांच का जो मैनेजर था ना, उसके साथ अट्टी सट्टी बिठा के सिक्योरिटी नहीं दी। उसने बस कोई सिस्टम होता है बैंक का, वहां पे सिक्योरिटी जो भी होता है कि नीरव मोदी की प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ भी स्टॉक है, उसके पास कुछ भी फिक्स एसेट्स पड़े हैं, फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हैं, कुछ भी उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, वो सिक्योरिटी या कोलेटरल देना होता है इंडियन बैंक को। तभी तो इंडियन बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, क्योंकि अगर नीरव मोदी पे नहीं कर पाया यूएसए बैंक को, यूएसए बैंक किससे लोन रिकवर करेगा, पीएनबी से करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पीएनबी के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो नीरव मोदी ने सिक्योरिटी नहीं दी थी, और 11,000 करोड़ का लोन ले लिया था। और जब ये बात सामने आई कि पीएनबी ने इतने बड़े लेटर ऑफ क्रेडिट दे रखे थे यूएसए बैंक को, और नीरव मोदी एकदम भाग गया, तो ये पूरा लोन किसको चुकाना पड़ा, इंडियन बैंक को। और इंडियन बैंक जो पीएनबी था, उसके पास सिक्योरिटी थी नहीं, तो उसको लोगों का पैसा जो कि डिपॉजिट्स में था, सेविंग बैंक वगैरह जो भी एफडी कराई हुई थी आम जनता ने, वो सारा पैसा जो कि इंडिया के लोगों का था,
वो यूएसए बैंक को देना पड़ा था, तो इससे आरबीआई को बहुत नुकसान हुआ था और पीएनबी को भी बहुत नुकसान हुआ था। तो अब तो सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है, बट ये बहुत बड़ा घाटा हुआ था इंडिया की इकोनॉमी को। चलो वो डिफरेंट चीज़ है। वापिस इधर चलते हैं। तो देखो एग्जाम कितना हो गया। एग्जाम तो हो गया आपका 1075, 25 लाख, 1560। इन तीनों का सम करते हैं कितना आता है। 35 लाख 75 हजार। 75 हजार ये बना 51 लाख 35 थाउजेंड जो एग्जाम है। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। 51 लाख 35 थाउजेंड। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 6 20 3 और 1 25। 6 20 3 9 20, 9 20 प्लस 1 25, 10 लाख 45। 10 लाख 45। राइट, तो क्लियर है सबको ये वाला केस सिनेरियो? तो थम्स अप करो। फिर अगले केस सिनेरियो पे चलते हैं। राइट। केस सिनेरियो 8। तो 11 बजे तक करते हैं जितने केस सिनेरियोज होते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। ओके, मिस्टर लाला इज engaged in supply of tiles and marbles in the state of तेलंगाना. He is not registered under जीएसटी। अभी जीएसटी में वो रजिस्टर्ड नहीं है। राइट, उसके बाद ही commenced his business from the month of जुलाई। जुलाई मंथ से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। एक बार पहला एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। तो वो सप्लाई के रिगार्डिंग ही है कि सप्लाई है या नहीं है। ओके, ही अवेल्ड गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर बिजनेस। तो गोडाउन की कंस्ट्रक्शन करवाई उसने अपने ब्रदर इन लॉ से, जो कि उस पे डिपेंडेंट है। ठीक है। ही ऑल्सो अवेल्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। एक तो उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन करा रहा है भाई से। भाई से भी नहीं, ब्रदर इन लॉ से। तो अपने साले से करवा रहा होगा जो कि डिपेंडेंट है उसके ऊपर। ठीक है। ऑल्सो अवेल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज बिजनेस के लिए अपने बेटे से, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है और बेटा डिपेंडेंट नहीं है। मिस्टर लाला ने कुछ भी नहीं पे किया दोनों सर्विसेज के लिए, एज बोथ वर रिलेटिव या फैमिली मेंबर रिस्पेक्टिवली। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो बताओ, गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट, डीम्ड सप्लाई है शेड्यूल 1 में। बी में जो प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम हिज सन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या वो डीम्ड सप्लाई है? सी, दोनों ही डीम्ड सप्लाई नहीं है, या डी, दोनों डीम्ड सप्लाई है? तो बताओ बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी की रिकॉल करवाऊं? उसमें आंसर करो, ग्रुप में पोल पे आंसर करो। ठीक। मैं सबको भूल गया है। सप्लाई तो तुम्हें आना चाहिए, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, 3 तरह के आंसर आ रहे हैं। रिलेटिव की डेफिनेशन याद करते हैं फिर से। अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन, लाइक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली और सब्सिडरीज। तो फैमिली की डेफिनेशन पढ़ो। स्पाउस और बेटा हमेशा फैमिली होगा, हमेशा। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली डिपेंडेंट और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। तो यहाँ पे क्या ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है? ब्रदर इन लॉ नहीं लिखा हुआ है। राइट, तो अब बताओ इसको देख के क्वेश्चन क्या था आपका। यार एक तो मैं टैब नहीं स्विच कर पाता। तो देखो बेटा फैमिली है और ब्रदर इन लॉ नहीं मेंशन। चाहे ब्रदर, और ब्रदर भी तभी डिपेंडेंट है अगर वो, ब्रदर तभी फैमिली है अगर वो पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, अब उसने क्या बोला था। अब देखो ब्रदर इन लॉ से लिया, ब्रदर इन लॉ तो आपका फैमिली है ही नहीं है ना।
तो ये तो सप्लाई नहीं है। और बेटे से ली है, बेटे से तो हमेशा क्या होगा, सप्लाई होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चेक भी कर लेते हैं, हाँ। Deemed supply covers transaction with related person when made in the course or furtherance of business, as per definition of family. Mr. Lala's son is a related person, but definition of family excludes brother-in-law, even if he is dependent. ठीक है, अगर ब्रदर होता बाय चांस, तब मैं कहता सप्लाई है। और अगर ब्रदर होता और नॉट डिपेंडेंट होता, तब भी सप्लाई नहीं होता। तो बताओ, ये याद रहेगा सप्लाई की डेफिनेशन? थम्स अप करो। फैमिली की डेफिनेशन, सॉरी। राइट, ठीक है। तो ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सन, क्योंकि बेटा अब कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, मिस्टर लाला मेड द सप्लाई ऑफ टाइल्स विद इन हिज स्टेट ओनली। तो इंट्रा स्टेट कर रहा है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। उसकी टर्नओवर 7 लाख रीच करेगी 31 अक्टूबर को। ठीक है, अब वो प्लान कर रहा है अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं अदर स्टेट्स में भी, क्योंकि उसको डिसेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं अदर स्टेट्स में भी। तो 1 नवंबर से इंटर स्टेट भी स्टार्ट कर दी उसने सप्लाई करनी। अब दिसंबर में उसको एक कंसाइनमेंट मिला ऑफ टाइल्स फ्रॉम राजस्थान थ्रू प्रॉम्प्ट कैरियर्स, एक जीटी है बेस्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। गुड्स डिस्पैच बाय सप्लायर ऑन टू पे बेसिस फॉर फ्रेट। तो टू पे का मतलब होता है कि रेसिपिएंट पे करेगा जब उसको गुड्स मिल जाएंगे। फ्रेट चार्जेस 50,000 थे, और जीटीए जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% कर रहे थे, तो जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया हुआ था। अब मिस्टर लाला पेड द इनवॉइस अमाउंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, और ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन थी। राइट, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन मिस्टर लाला ने अपनी पहली इंटरस्टेट सप्लाई करी टू तमिलनाडु ऑन 4 जनवरी। उसकी टर्नओवर बिफोर मेकिंग सच सप्लाई वॉज 15 लाख। तो दिसंबर मंथ में 8 लाख और होगी होगी। देखो, 7 लाख तो अक्टूबर तक थी, फिर नवंबर दिसंबर में उसने करी इंटरस्टेट सप्लाईज। तो जैन में करने से पहले 15 लाख हो गई थी टोटल, तो 7 और 8 लाख इधर होगी होगी। राइट। अब वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई जो जैन में करी, उसकी वैल्यू 4,50,000 थी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। पेमेंट जो इंटरस्टेट सप्लाई की रिसीव करी 28 फेब को, और इनवॉइस रेज किया गया 25 जैन को। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। ओके, अप टू विच लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर लाला कैन कंटिन्यू टू सप्लाई गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन within his state if he does not procure any goods on services on which tax is payable under reverse charge. Up to which limit of aggregate can supply goods for the state? अब मिस्टर लाला किसमें डील कर रहा है? स्टेट कौन सा? तेलंगाना है। ओके, तो मेरे को बताओ क्या आंसर है इसका, ABCD। लिमिट कितनी एग्रीगेट टर्नओवर की आपकी? 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, या 150 लाख? तो आंसर करो सब, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन एक बार। पिछला तो नहीं है, अब इसको बताओ। 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख की 150 लाख, क्या होगी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट? गुड्स में डील कर रहा है ना, तो 40 लाख नहीं होगी। तेलंगाना में क्या लिमिट है? तेलंगाना क्या आपका वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट? बताओ। अगर तेलंगाना स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, थम्स अप करो। मैंने आपको बताया हुआ है रजिस्ट्रेशन में। तेलंगाना स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। आपको चीट कोड याद है? पहला चीट कोड क्या था? मेक माई ट्रिप था ना? मेक माई ट्रिप था, और दूसरा क्या था? पूमा की टी शर्ट। तो टी वहां पे तेलंगाना है, तो उस केस में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की लिमिट 20 लाख है। तो ध्यान रखना, क्योंकि गुड्स के केस में मेरे को एकदम कंफ्यूजन हो गया था, मैं 40 लाख करने लगा था, बट एकदम रिकॉल हुआ कि तेलंगाना है। तेलंगाना में लिमिट 20 लाख है, तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो वैसे देखो 40 लाख का है, लेकिन तेलंगाना में अगर आप करते हो इंट्रा स्टेट,
तो आपकी लिमिट कितनी हो जाती है, 20 लाख का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। राइट। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फ्रेट चार्जेस? अब 12% कर रहा है, फॉरवर्ड चार्ज है, पता ही लग रहा है 50,000 पे 12% फॉरवर्ड चार्ज में होगा। तो 50,000 का 12% कितना हुआ, 6,000 हुआ। तो 6,000 अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आई थिंक ये इजी है, 3 का बी, यही है ना आंसर। डी है। क्या किया मैंने गलत? फ्रेट चार्जेस एग्जाम्प्ट क्यों होंगे? अच्छा हाँ ठीक है। अभी अनरजिस्टर्ड है हम, जब अनरजिस्टर्ड है तो एग्जाम्प्ट है, मैंने आपको करवाया हुआ है। याद है सबको, जीटी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है दैट इज एग्जाम। तो उस केस में नेल है, मैं एकदम भूल गया था। तो एग्जाम्पशंस में कवर किया हुआ है, तो थम्स अप करो अगर सबको रिकॉल हो गया। राइट। नेक्स्ट। Which of the following statement is correct with respect to liability of Mr. Lala to register under GST? Mr. Lala is liable to register in the month of December for receipt of GTA services। पहला, क्या मिस्टर लाला कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं? अगर वो होता तब तो लाइबल टू रजिस्टर होते। ठीक है। बट इस केस में प्रोप्राइटर है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो जीटीएस से सर्विसेज भी ले रहे हैं। सेकंड, मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर इन द मंथ ऑफ जैन अगर इंटरस्टेट कर रहे हैं। इंटरस्टेट कर रहे हैं, सेक्शन 24 आ जाता है। इंटरस्टेट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो मिस्टर लाला को जैन में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर ओनली व्हेन हिज टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट irrespective of whether ही इज रिसीविंग एनी जीटी और रिस्पेक्टिंग इंटरस्टेट। गलत है। इंटरस्टेट कर रहे हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती, सेक्शन 24 हो जाता है, तो गलत है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले साल बिजनेस का है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। राइट। लास्ट आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, जो कि जनवरी में गुड सप्लाई करे हैं। तो देखो आपका 4 जनवरी को गुड सप्लाई किए गए, वैल्यू 450 थी। पेमेंट इसकी रिसीव हुई है 28 फेब को, और इनवॉइस 25 फेब को। तो बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 4 जैन, 28 फेब, 25 जैन। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। 4 जैन ए बी सी डी, 3 फेब, 28 फेब। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 फेब को गुड्स हो गए थे, इनवॉइस लेकिन 25 जैन को किया है। कब किया इनवॉइस? 25 जैन को। पेमेंट 28 फेब को मिली है। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, नहीं हुआ है? तो गुड्स रिमूव होने से पहले हो जाना चाहिए। तो 4 जैन को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और पेमेंट डेट गुड्स के लिए तो आप देखते ही नहीं हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। तो करेक्ट ऑप्शन 4 जैन ही है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया है। क्लियर है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास समझ आ गई थम्स अप करो। बाकी फिर कल करें, कल रखें दोपहर को क्लास। अगर कल दोपहर को क्लास रखनी है अराउंड 4 o'clock तो थम्स अप कर दो। ऐसे ही हम 45 मिनट्स टू 1 आवर की क्लास रखेंगे, 5-6 केस सिनेरियोज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको कल मॉर्निंग में बता देता हूँ, तो अराउंड 4 या 5 हम, कल संडे है तो ऑनलाइन क्लास रखेंगे, ठीक है? चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय।